नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक का यह विशेष कार्यक्रम नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनावों को लेकर खबरी पंचायत में आज इस खबरी पंचायत के अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी। आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों चल रहे हैं और अभी जिले में नए भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष बने हैं। अचानक से एक चर्चा चल पड़ी है जिले में कि भारत सिंह सिसोदिया के जिलाध्यक्ष बनते ही पता नहीं उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या सेटिंग कर ली कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 2 में कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी उतारा कि भाजपा तो वाकओवर मिल गया है भाजपा को। क्या कहेंगे इसमें? असल में कांग्रेस के पास उतारने के लिए कोई कैंडिडेट बचा नहीं था। जो वहाँ के मजबूत कैंडिडेट्स थे वो किसी न किसी कारण से सरेंडर कर गए और उनको लगता नहीं था कि इस बार उनको जीत की कोई उम्मीद है, इसलिए किसी न किसी को तो खाना पूर्ति के लिए उतारना था, तो खाना पूर्ति के लिए इन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये स्पष्ट दिख रहा है। जिला पंचायत में सरकार बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ। भाजपा की जिला पंचायत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं आपके जो क्षेत्र क्रमांक 1 और 2 के प्रत्याशी हैं उसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि जो प्रत्याशी अभी तय किए गए हैं उन प्रत्याशियों में वो क्षमता नहीं है जिस हिसाब से एक हाई प्रोफाइल चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्या कहेंगे इस पर? ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है और आयातित नहीं, क्षेत्र के लोग हैं और क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है वर्षों तक उन लोगों को जवाबदारियां दी गई हैं। जहां तक क्षेत्र क्रमांक 1 का बात है, वो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र रहा है, उसमें कई पंचायतों को काटा गया। उसके बाद में आरक्षण की जो प्रक्रिया उसमें भी प्रश्न चिन्ह है। आज तक आरक्षण इस तरीके से कभी नहीं हुआ। लेकिन क्षेत्र क्रमांक 2 की जहाँ तक बात है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले क्षेत्र क्रमांक 2 में जिन 1 के पंचायतों को डाल दिया गया और जो आज बागी प्रत्याशी बच गया, 3 बज के कुछ मिनट हो गया है, तो संगठन के कंट्रोल में बीजेपी नहीं है और कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को क्षेत्र क्रमांक 1 से दिया है वो प्रत्याशी अभी बाहर से आ रहा है। 2 दिन से वो इतना दबाव था उसके ऊपर कि 2 दिन तक वो अंबिकापुर शहर छोड़ करके, अपना ग्रामीण क्षेत्र छोड़ करके वो तीर्थ यात्रा पे निकल गया था। तो आप बताइए कि जब वो प्रत्याशी में अगर केवल कोरम पूरा करने के लिए है तो फिर वो प्रत्याशी के यहाँ इतना दबाव क्यों, इतने लोग क्यों जा रहे थे? और बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग गए उनके यहाँ कि भाई आप नाम वापस लें, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकारें। मैं बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कन्फर्म कर रहा हूँ कि जिस जाति समाज से वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, अंबिकापुर सरगुजा लोकसभा में उस जाति समाज ने विधानसभा और लोकसभा में बहुत बड़ा एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन चुनकर आए हैं। दूसरी बात, हमने तो बीजेपी से ही सीखा है कि जब एक अनारक्षित सीट पे अगर किसी आदिवासी महिला को अपन देते हैं तो पूरे देश में उसका नाम बखान होता है। तो जब आप राष्ट्रपति लड़ा सकते हो तो मैं जिला पंचायत सदस्य क्यों नहीं लड़ा सकता? वो कैसे कमजोर हो जाएगी? आदिवासी को आप कैसे कमजोर कह दोगे? और वो एक पढ़ी लिखी महिला आदिवासी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी वो जो ग्रामीण बेटी है वो अच्छे से चुनाव को जीतेगी। रह गया क्षेत्र क्रमांक 2 के बाद, 2 में हमने ओबीसी समाज को दिया जिसको इन्होंने ठगा है और हमने ये मैसेज किया है कि आपने जो ओबीसी समाज के आरक्षण में ठगा है वो ओबीसी समाज का आरक्षण की तरह हमने एक अनारक्षित सीट पे ओबीसी को दिया। अन्य जिला पंचायत सदस्यों में इनको जो बात हो रही है कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, 5 नंबर में भी विधायक जी के परिवार से और उसमें 3 बागी बीजेपी के, कांग्रेस का 1 नेता। 9 नंबर वहाँ भी विधायक जी के परिवार से जो कि बागी हैं और उसमें भी 3 बागी। तो कुल मिला के जो मैं 14 सीटों में देख रहा हूँ, कमोवेश हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं डैमेज कंट्रोल करके। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हमारी आज डाटा थी 11-3 की, वो हो सकता है कि इसके बराबर या इससे बेहतर रिजल्ट हम लोग जिला पंचायत में दें। सीधे सीधे परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि
आए अभी जिलाध्यक्ष बनकर और उधर एक युवा आयोग के अध्यक्ष भी बने और फिर विधायक जी लोग हैं, सब लोग अपने परिवार से ही प्रत्याशी उतारे। भाजपा आज तक परिवारवाद का आरोप लगाती थी, अब कांग्रेस लगाना शुरू कर रही है, क्या कहेंगे? काल्पनिक और ऐसे आरोप जो किसी न किसी अपनी कमजोरी को ढकने के लिए कोई कलेवर लपेटने की बात होती है। अभी तक तो जो आरोप लगा रहे हैं वो हवा में है ही, लेकिन आने वाले समय में ये ईवीएम पे आरोप न लगाएं, इसलिए वो बैलेट पेपर से हो रहा है, तो आने वाले समय में ईवीएम के हैक होने की भी आरोप लगने वाले हैं। आरोपों की एक लंबी श्रृंखला इन्होंने पहले से बना रखी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वास्तव में जिनका विधायक जी के भाई का मामला आपको बता रहे हैं, तो उस टिकट को हमने अभी तक घोषित ही नहीं किया है, वो पेंडिंग में है। हमारे 4 नंबर और 5 नंबर के दोनों सीट हमारे लिए पेंडिंग है। ये एक ऐसी काल्पनिक बातें कह रहे हैं, और जब तक वहाँ पर अच्छी स्थिति इनकी रही, जो 2-3 पंचायत कट गए तो इनको दर्द होने लगा। जब तक 2-3-4 पंचायतें उधर थी तब तक ये बहुत प्रसन्न थे, और तब तक ये खुद लड़ रहे थे। अब वो 5 पंचायतें कम हो गई तो ये वहाँ से भाग निकले। ये समस्या जो है वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए स्वयं को डिफेंस में डाल करके, केवल इनका ही मामला नहीं है, इनके अलावा क्या कोई कांग्रेस में नेता नहीं? कांग्रेस के सारे नेता समाप्त हो गए, और इनके रहते 10 साल में किसी कांग्रेस के नेता को अगर ये तैयार नहीं कर पाए तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी को कि उन्होंने किसी भी एक नेता को तैयार नहीं किया, और कोई भी लड़ने लायक स्थिति में नहीं है। आज बेचारे को बलि का बकरा बना करके उसको चढ़ा करके और ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में है, वो बड़ा अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। आप आ जाइए चुनाव क्षेत्र में, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना विरोध है और किस प्रकार से। अगर हिम्मत है तो मैं बता रहा हूं कि आप अपना पोस्टर लगा करके उसका प्रचार करके देखिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो 200-500 वोट पाने भी वाले हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। ये जो परिवारवाद का आरोप था, इस चीज़ को जो मैं भी बोल रहा था कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ये चर्चा काफ़ी समय से चल रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जिला पंचायत क्षेत्र और 1 और 2 में ऐसे प्रत्याशी आप लोगों ने उतारा। एक तो आप स्वयं थे, दूसरे एक आदितेश्वर शरण सिंह देव थे। तो क्या उस समय कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी को, जैसा आज आप उतार रहे हैं कि अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच से, तो उस समय तो आपको ऐसे कार्यकर्ताओं को उतारना और ईजी होता कि आपकी सरकार थी, आप जितवा कर ले आते, लेकिन अभी ऐसा प्रयोग और ऐसा रिसर्च क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2015 में भी मैंने चुनाव लड़ा, जब बीजेपी की सरकार थी, और संयोग से मैं भारत जी के साथ ही चुनाव लड़ा था। और बीजेपी की सरकार में मैंने उस समय एक ही अनारक्षित सीट था पूरे प्रदेश जिले के अंदर, और उस सीट में काफ़ी अच्छे अंतर से मैं जीता था। 2019 में फिर से एक मौका लगा चुनाव लड़ने का, वो पार्टी और संगठन ने मुझे कहा चुनाव लड़ने के लिए, और फिर मैंने चुनाव लड़ा और एक अच्छे अंतर से मैं चुनाव को जीता। और 2024-2025 की जहाँ तक बात है, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने मुंह से अपना बखान नहीं करना चाहिए कि आप आ जाए चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल हम तो आ चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने 10 साल में अपने परिवार को तैयार नहीं किया वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के वर्कर को तैयार किया, पार्टी के साथी को तैयार किया है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे क्षेत्र क्रमांक 1, 2, 3 ही नहीं, सबसे योग्य प्रत्याशी आपने तय किया है। सबसे उसके अलावा कांग्रेस में कोई भी मैं पूरी बात कहता हूँ ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्षेत्र क्रमांक 1 से मैं डिसीजन लूंगा ना मुझे किसे लड़ाना। मैं जिला कांग्रेस का, आपकी जागीरदारी है और जी वो क्षेत्र क्रमांक 1 आपकी जागीरदारी नहीं, मैं डिसीजन लूंगा, पार्टी का आप तय करेंगे। नहीं, मैं डिसीजन लूंगा क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष मैं हूँ, और पार्टी का अध्यक्ष सभी पहलुओं को देख करके फिर वहाँ पे कैंडिडेट तय करता है। और ये मान के चलिए कि मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ उस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कोई अग्रेसिव ऐसी बात नहीं कहूँगा। ये लोकतंत्र है, पब्लिक जो देगी उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा और उसे बहुत झुक के स्वीकार करूँगा। अब बात ये हो रही है कि आपका वहाँ पे विरोध है, हो सकता है बहुत से काम हमने किए, बहुत से काम नहीं हो पाए होंगे, विरोध हो सकता है। यही कारण तो है कि आज हम विधानसभा में पीछे हैं। लेकिन जब हम ये फिगर लेकर जाएंगे कि हमने क्या विकास किया और 1.5 साल में क्या विकास हुआ, तो अपने आप परिस्थितियाँ सब बनेंगी, सब चीज़ें समटाएंगी, सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मेरे क्षेत्र में ये जो फेसबुक और सोशल मीडिया में हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनसे मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने जो तय किया
वो हमने अपने पार्टी के एक एक लोगों से मिलकर और पूरी बातचीत करके हमने कैंडिडेट तय किया है। मुझे इस विषय को डिफेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है कि ये हमारा कैंडिडेट कमज़ोर है। हमारा कैंडिडेट नया है, हमारा कैंडिडेट ग्रामीण है और हम इसी तर्ज पे चुनाव को आगे लेकर के हम जा रहे हैं। लगभग 14 महीने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में जो सरकार बनी है नहीं उसको हो चुकी है। 14 महीने में ऐसा क्या काम ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है जिसे लेकर आप जाएंगे और बताएंगे कि हमने इतना अच्छा काम किया है और आगे हमें आप जिता के लाइए तो आप और अच्छा कर सकते हैं? क्या काम 14 महीने के ऐसे? देखिए, दस्तावेजी प्रमाण तो मैं लेकर के नहीं आया चुनावी काम में व्यस्त होने की वजह से, लेकिन सामान्यतः सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत देना रहा। महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपया देना रहा। इसके अलावा गांव की सड़कें, पुल पुलियां, लगातार नए नए निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहे हैं। कांग्रेस के समय में पंचायतों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी और इस बात को हमारे द्वारा नहीं कहा जा रहा, पंचायत मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। 4 साल तक रहने के बाद जब उन्होंने पंचायत के विकास नहीं वो कर पाए तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बहुत क्षोभ के साथ ये बात, हम लोग बड़ी उम्मीद लगा रखे थे कि हमारे प्रदेश का, हमारे संभाग का उप मुख्यमंत्री है, हमारे जिले का है, हमारे अंबिकापुर शहर का है और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पर जिस तरीके से नगर निगम के क्षेत्र में हम लोग निराश हुए, उतनी ही गति से उसी प्रकार से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत निराश हुए थे और उस निराशा का परिणाम ये रहा कि टीएस बाबा को हार का सामना करना पड़ा और उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। 14 महीने में बहुत काम हुए हैं, 5 सालों में काम नहीं कर पाए। क्या 5 सालों में कुछ काम हुआ पंचायतों में? 14 महीने में जो भी काम ये बता रहे हैं बहुत हुए हैं। 3100 रुपये धान का इन्होंने पैसा भुगतान दिया, अभी तक तो किसी के खाते में आया नहीं। और क्या कारण है कि 12 तारीख के बाद जो धान बिका, या प्रमाण है, मैं तो चीज़ों को जो बोलता हूँ डाटा के साथ बोलता हूँ, 12 तारीख के बाद जो धान बिका उसका पैसा अभी तक नहीं आ रहा, 1 रुपये नहीं आया किसानों को। 13 तारीख के बाद धान बिका और रोज़ तारीख पे तारीख मिल रही है कि जो अंतर की राशि है वो पहले 4 फरवरी को मिल जाएगा, फिर इस तारीख को मिल जाएगा, फिर इस तारीख को मिल जाएगा। तो अंतर की राशि बात हुई थी एक साथ देने की, पर नहीं आई। और ये 12 तारीख के बाद का जो पैसा नहीं मिल रहा उससे लोग बहुत चिंतित हैं कि हमारा धान का पैसा किस तारीख को आएगा। देखिए, अब रह गया, मैं बता रहा हूँ मेरी बात, आप बोलते हैं तो मैं टोकता नहीं हूँ। मैं जो भी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ उन सब चीज़ों के आज के समय के साथ में आप उसको चेक करना चाहेंगे तो तुरंत जानकारी निकल जाएगी कि 13 तारीख के बाद में कितने किसानों को भुगतान धान का मिला। दूसरा चीज़ रह गया बात, मैं किसान हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे धान का पैसा नहीं आया 13 तारीख के बाद का, तो मेरे जैसा कई लोगों का नहीं आया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि निर्माण कार्य की बात, पिछले 14 महीना में मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2-4 दर्जे का कुछ काम चल रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन हमने जो निर्माण किया उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हमने 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़कें बनाई। कागज मेरे साथ है। मैंने निर्माण जो किया 250 करोड़ से ऊपर के कैनाल के काम हुए इरिगेशन में। हम लोगों ने जो काम किया 1200 करोड़ से ऊपर के पेयजल के कार्यों की स्वीकृति मिली। हम लोग जो काम किए 500 करोड़ से ऊपर हमने विद्युत विभाग में काम किया, इलेक्ट्रिसिटी में। हम लोग जो काम किए वो लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर का स्वास्थ्य विभाग में काम किया। हम लोग जो काम किए वो सैकड़ों हाई मास्क लाइट हमने सरगुजा जिले के अंदर लगाई। हम लोगों ने जो काम किया वो 100 करोड़ से अधिक शिक्षा पे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया। अपन ग्रामीण के बारे में आप बात करें इसलिए बोल रहा हूँ मैं। 200 करोड़ से अधिक ग्रामीण अधोसंरचना के निर्माण कार्यों के लिए हमने राशि स्वीकृति की। और एक सबसे बड़ी बात, 399 पंचायतों का पुनर्गठन करके 439 पंचायत सरगुजा में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बना करके दी। आपने चुपके पुनर्गठन किया, इस वार्ड को काट के उस वार्ड में जोड़ दिया, लेकिन कोई नवीन पंचायत, इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म। अब कल एक लेटर आया है, सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि फिर से स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा। तो क्या बीएड के तर्ज पे जो अन्य शिक्षक हैं उन लोग भी जाएंगे क्या? युक्तियुक्तकरण की जरूरत क्या पड़ रही है? रोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, रोज चीज़ों को निर्माण होना चाहिए। हमने सैकड़ों स्कूल के जो स्वीकृति हुई थी, जिसकी एजेंसी आपका ये डिपार्टमेंट था, हाउसिंग बोर्ड था, उन सारे स्कूलों के पैसे आपने आते के साथ लैप्स कर दिया। 28 करोड़ रुपए का माइनर और सब माइनर की स्वीकृति की राशि थी, वो आते के साथ आपने एक चिट्ठी से उसको लैप्स कर दिया। तो इन विषयों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो हम लोग पूछेंगे और उनसे चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे। आपकी बातों को यदि माना जाए तो
जी। एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पूरा एक पन्ने का जो लिस्ट है ये एक बार मेरे को आप दिखा दीजिए। नहीं, ये लिस्ट मैं इनको दूंगा और ये मेरे वो पास लिस्ट रफ जो है लिखा हुआ उसकी है। फोटो मेरे को मैं- दे दीजिएगा। मैं और आप मैं तक- ये प्रश्न मैं आप को तक मैं इसको पहुंचाऊंगा। सार्वजनिक करना चाहूंगा कि जी इतनी लंबे चौड़े लिस्ट के काम बताए हजारों करोड़ रुपए के, तो अगर इतने काम हो रहे थे पंचायत विभाग में और नगरीय निकाय में, तो फिर टीएस बाबा को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ गई? और मैं एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया कि काम नहीं हो पाने की वजह से इस्तीफा दिया, या सरगुजा के विकास को अवरुद्ध करने की वजह से इस्तीफा दिया, या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया? इस बात को टीएस बाबा से हम लोग जरूर पूछना चाहेंगे। हम लोग तो उनको बड़ा धर्मात्मा समझ रहे थे कि उन्होंने सरगुजा के विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगा करके इस्तीफा दिया, और हम अपने नेता के रूप में उनको देख रहे थे। इन्होंने तो उनको गलत साबित कर दिया। इनके हिसाब से तो बहुत ज्यादा काम हो गए हैं। अगर इतने काम हुए हैं तो मुझको लगता है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। फिर भी मैं इस बात को आपके सामने में कहना चाहता हूं कि जो भी स्थिति बनी हुई है, अगर ये इनकी काल्पनिक ये जो पुस्तक और ये कागज ये लेकर के आए हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी कोई भी जानकारियां मेरे सामने में नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि अगर सामान्य तौर पे अगर इतना डेवलपमेंट का काम होता तो जनता ने जिस जनता ने इनको 14 की 14 सीटें दी थी, उसको ठीक उलट करके 14 की 14 भाजपा की झोली में जो डाल दिया, ऐसा नहीं हो पाता। मेरा सवाल ये वही था। विकास की ये जो गाथा पढ़ रहे थे, उस विकास की गाथा में जो झूठ का पुलंदा इन्होंने अपने साथ लेकर के आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उस झूठ के पुलंदे की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात की भी तस्दीक होनी चाहिए कि ये अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सरकार को गिराने का काम क्यों किया इन्होंने। अब तो सरकार आपकी है, जांच तो आप करा सकते हैं कहीं। बिल्कुल नहीं, मैं तो जनता की अदालत आपके लगा हुआ है, मैं इसलिए आपसे उनके एक बात सामने कहना मैं चाहता हूं, ये बात कह रहा हूँ। अगर उचित लगे आपको, तो किसी भी काम को आप मुझसे अभी पूछेंगे तो मैं काफी कुछ अभी ऐसे ही बता दूंगा। फिर भी सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब सड़क की बात हो गई, मैंने 1000 करोड़ कह दिया, तो 100-200 करोड़ तो मुझे याद है कि 26 करोड़ रुपए की सड़क तो एयरपोर्ट वाली बनी है, दरिमा वाली, 20 किलोमीटर। 40 करोड़ रुपए की सड़क तो आपको मुंड्रा वाली बनी है। आप लोग मैं बता रहा हूँ, एयरपोर्ट को भी मेरी बता बात रहे सुन थे कि हम ही स्वीकृत किए। अच्छा सुन लीजिए ना, बात को सुन लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। आप बात को मेरी बात सुनने दीजिए। मैं तो बोलता हूँ, जब सुनता हूँ फिर मैं बोल रहा हूँ। तो जब 26 करोड़ की ये सड़क है, 40 करोड़ की ये सड़क है, 10 करोड़ रुपए की सड़क कौन सी बनी आपकी? इस्तीफा का कारण बता दीजिए। अच्छा पहले एक क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का इस्तीफा का कारण पूछना, मैं पहले ये बता रहा हूँ, केवल ये आपने मेरे कार्य को झूठ का जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। मेरी बात सुनिए, वहां पे भी आऊंगा, मैं वहां पे भी आऊंगा। इस विकास की थ्योरी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। आप अपने टीएस बाबा के इस्तीफा का कारण बताइए। मैं वहां पर भी आऊंगा, पहले तो मैं बताऊंगा आपके विकास की थ्योरी को हम स्वीकार करेंगे। हाँ, स्वीकार पहले करेंगे। आप ये बताइए कि बाबा अब मैं इस्तीफा का क्या कारण? अब मैं आपको टीएस सिंहदेव जी के इस्तीफा के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। पहली लाइन तो ये विस्तार से बताइए, ये उनका उसकी थ्योरी भी निकालिए। मेरी बात सुनिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला था जिसके बारे में आपने खुद कहा कि उसका जवाब मैं टीएस सिंहदेव जी से लूंगा। तो वो टीएस सिंहदेव जी कई बार उस विषय को बोल चुके हैं। आज हमारा मुद्दा पंचायत का, जिस दिन विधानसभा का मुद्दा रहेगा मैं उस पर भी खुल के बात करूंगा। और आज पंचायत नगरीय निकाय में अपनी सरकार के काम से अप्रसन्न होकर के अपनी ही सरकार के एक विभाग से इस्तीफा दे देते हैं। बिल्कुल सही है, अपने ही सरकार के दूसरे विभाग में बने रहते हैं। इसका मतलब है कि पंचायत विभाग के विकास के कार्य अवरुद्ध थे, पंचायत का मामला गड़बड़ था, वहां पे लोगों के इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। ये मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारी कल्पना में ये है, आप इस कल्पना का विश्लेषण करें। मैं बता रहा हूं, लेकिन आप उसको बीच में टोकेंगे नहीं, तब वो बात पूरी बिल्कुल नहीं। हाँ, विश्लेषण का कारण एक तो उन्हें टीएस सिंहदेव जी ने अपने विवेक से जो तय किया उसको उन्होंने इस्तीफा दिया। पहला बात विकास से जोड़ते हुए बताइए ना, मैं बता रहा हूँ, आप विकास से जोड़ते हुए बताइए। आप टोक रहे हैं, मतलब ये हो रहा है कि बात को आप घुमाइए, आप गोल मत आप घुमाइए। पूरा लंबा मुझे बोलने दीजिए। आप लंबा बोलेंगे तो फिर मैं हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए बैठे हैं? नहीं तो मुझे पूरा बोलना ये कहना है। अब आप क्यों बैठे हैं ये बताएंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। छोटे शब्दों में छोटे मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, जैसे मुझे बोलने आता है, जो मुझे बोलने आता है मैं उसी तरीके से बोल पाऊंगा ना। अब उसमें क्लियर ये बात है कि यदि किसी कारण से मेरे ग्रामीण के किसी काम को मैं नहीं करा पा रहा हूँ, ये ऐसा राजनीतिक व्यक्ति कम ही आपको मिलेंगे कि मैं वो एक काम नहीं करा पा रहा हूँ, और उस काम को नहीं करा पाने से मुझे कहीं ना कहीं पे ये महसूस हो रही है कि मैं इस काम को नहीं करा पाने से मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस पद पे नहीं रहना चाहिए। और वो उसमें से पहला काम था प्रधानमंत्री आवास निर्माण को हम उस समय नहीं दे पा रहे थे। मैं आपके सामने बात को रख रहा हूँ। और आज
टी एस सिंहदेव जी ने जिसे जैसे ही इसको विषय बनाया पूरे प्रदेश के अंदर, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति तुरंत मिली। एक बात, ऐसे कुछ और बातें होती हैं, घर में भी खटपट होता है, और जिस काम को आदमी नहीं करा पाते रहता है उसको झुक के और उसे मन का मार के नहीं, उन्होंने जब लगा उन्हें उचित कि मुझे ये पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने बड़े मन से इस्तीफा दिया, लेकिन वो संगठन के अंदर रहा। वजह से ही सारा विकास काम अवरुद्ध था। अब आपके पारिवारिक खटपट ने इस छत्तीसगढ़ का बड़ा नुकसान किया, आपके इस खटपट ने ग्रामीण विकास को नुकसान किया, आपके इस खटपट ग्रामीण विकास का आपने स्वीकार कर लिया कि मैं मानता हूं नगर निगम के विकास को। इनकी ही बातों को लेते हैं। आपने कहा कि लगभग हर साल आपने 1000 करोड़ के आसपास का काम जिला पंचायतों में किया, मतलब 5000 करोड़ के आसपास आप बोल रहे हैं। 4000 के आसपास, हाँ मान लेते हैं 4000। तो 4000 करोड़ का यदि आपने जिला पंचायत क्षेत्र में पूरे सरगुजा जिले में काम किया, इसके बाद ये 3 सीटें थी आपके यहाँ, लुंड्रा, सीतापुर और अंबिकापुर, 1 सीटें जाती, 2 सीटें जाती, 3 सीटें कैसे चली गई इतने काम करने के बाद? मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि लोगों ने हमको जो जनादेश दिया वो स्वीकार्य है, लेकिन क्या ये पहली बार घटना हुई है भारत के अंदर कि काम करने के बाद भी सीटें नहीं मिली? किसी जमाने में फील गुड हुआ करता था जी। और 6 महीना पहले बीजेपी ने चुनाव करा दिया, अटल जी की सरकार थी, और फील गुड में वो सरकार नहीं आ पाई वापस। तो आप ये मान के चलिए कि ये कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम जो कर रहे हैं और पब्लिक जो हमसे चाह रही है, या हमने मैसेज पहुंचाने में कहीं कोई कमी की, तो जो पब्लिक ने किया ये लोकतंत्र, ये स्वीकार है हमने, और ये पहले भी हुआ ऐसा। कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र विधानसभा का जारी किया, उसमें महतारी वंदन ने काफ़ी इफेक्ट किया और महिलाएं सीधे तौर पर भाजपा की ओर, भाजपा के जो घोषणा पत्र थे उससे आकर्षित हो गए। तो क्या ये लगता है कि महतारी वंदन ने इस पूरे काम को, आपके जो काम थे, इसको किनारे कर दिया काम को और महतारी वंदन के नाम पे वोट दे दिया? तो महतारी वंदन तो अभी भी है और आप अभी बोल रहे हैं कि जिला पंचायत में हम सरकार बना लेंगे, तो फिर कैसे होगा आगे? मैं इस पर 2 बातें कहूँगा। महतारी वंदन योजना जो यहाँ पर आई, हो सकता है उसका इस विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ा हो, ये कांग्रेस के सोच की थी। कांग्रेस हमेशा इस पे काम की है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे भी झारखंड हो। हमने महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास या गरीब लोगों को सशक्त करने का प्रयास किया। राहुल जी ने 2014-15 के चुनाव में 72,000 पर परिवार देने की बात की थी, और हमने भी महतारी वंदन योजना के को नहीं कहूँगा, वैसे ही हमने भी स्कीम लाई थी, लेकिन पब्लिक इन्होंने फॉर्म भरवाया, पब्लिक को वो चीज़ जमी हुई होगी और उनका वोट हुआ। लेकिन महतारी वंदन योजना को फीडिंग करने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले महिला बाल विकास की सारी स्कीमें बंद, गर्म भोजन बंद, कुपोषित महिला को बंद, जो हमारी शिशुवती महिलाएं हैं उनका भोजन बंद, हमारी जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो गर्म भोजन की व्यवस्था थी वो बंद। दूसरा क्या हो रहा है, महतारी वंदन के लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है। वो बुलेट ट्रेन तो चला, क्या नहीं चला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जो स्पीड है, वो जिसका 200 रुपये का बिल आता था उसको 400 रुपये का बिल आ रहा है। महतारी वंदन योजना के कारण आज आप मेरे को देखिए कि कहीं ना कहीं पे पब्लिक इससे अपने 500 रुपये आप क्यों काट रहे हो भाई? आपने महतारी वंदन में 500 रुपये आपने काट दिया। पूरी बात कहने के बजाय अगर हम लोग अपनी बातों को छोटे छोटे शब्दों में कहेंगे तो लोगों को भी जल्दी समझ में आएगा और हम लोगों को भी बड़े अच्छे ढंग से बात रखने का मौका मिलेगा। इन्होंने एक प्रश्न आप करते हैं, उनका 4 प्रकार से जवाब देने के बजाय एक ही जवाब होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि महतारी वंदन योजना को ये अपना स्कीम बता रहे हैं, तो उसको भी चलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि इन्हीं की स्कीम को किया, लेकिन इनके नेता के वाणी में वो दम नहीं है कि जनता उसको स्वीकार करे और उस पर विश्वास करे। हमारे नेता की वाणी पर दम है, हमारे नेता की बात पर लोग उस बात को स्वीकार करते हैं, इसलिए हमको चुनते हैं। अभी जिला पंचायत क्षेत्रों में महतारी वंदन के अलावा कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या कौन सा ऐसा उनकी समस्या या बिंदु है जिसको लेकर आप लोग जा रहे हैं और आपको लगता है कि इस बिंदु के आधार पर या इस विषय के आधार पर आप जीत के सरकार बना रहे हैं? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय से जो विकास की गति चल रही थी, गांव, गरीब और किसान के कल्याण की गति जो चल रही थी, उसको पिछले 5 सालों में जो विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया कांग्रेस ने, और उस विकास की गति के रुकने की वजह से गांव, गरीब और किसान के कल्याण योजनाएं सारी रुकी हुई हैं। गांव की जनता इस बात की प्रतीक्षा में है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का पंचायत में सरकार आए और
केंद्र से लेकर के राज्य तक और राज्य से लेकर के पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है, पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक एक सीक्वेंस बनाने का जो हम काम कर रहे हैं और ऊपर से आने वाली सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना और उसके सभी चीज़ों को नीचे तक उतारना। और इस कारण से जो गांव में जो लोगों की अपेक्षा बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो दृष्टिकोण बढ़ा, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग प्रचंड मतों के साथ और बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जिला पंचायत में और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लोग क्या मुद्दा ऐसा लेकर जाएंगे कि जिला पंचायत में आप सरकार बनाने में कामयाब होंगे, नगर निगम क्षेत्रों में भी आपकी सरकार बनी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन से ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप पिछले 14 महीनों के इनके काम के होंगे जिसे लेकर आप जाएंगे? अगर 14 महीने की बात करें तो विकास तो कुछ अभी हम लोग को दिखा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से खत्म है। देश में ये पहला प्रदेश है जहां कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को आग लगा दिया गया इसी सरकार के। और कई दुर्घटनाएं लगाने वाला कांग्रेस के विधायक थे। अभी मैं आपको एक बात कहूँगा, ये इस तरीके की बात है कि मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को काटना है, आपके तय कर देने से नहीं होगा। अगर आज विधायक पर आरोप है, विधायक अभी तक जेल में है। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तो भैया बहुत लोगों के ऊपर आरोप था मर्डर का, वो तो गृह मंत्री है, तो पहले आरोप तो सिद्ध होने दीजिए। आरोप तो सिद्ध होने दीजिए। सूरजपुर में जो घटना हुई, गृह मंत्री भी तो आरोप में मर्डर केस आरोप में कांग्रेस का नेता उत्तरदायी। अच्छा, जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप मेरी बात को पूरा होने नहीं दे रहे, मतलब पहले से आप उन बातों को मत करिए जो इन बातों को। अच्छा, मेरी बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो कभी टोकता नहीं, लेकिन आप कैसे विचलित हो जा रहे हैं? ऐसी बातें कह रहे हैं एकदम से, मतलब जो हास्यास्पद है। लोगों को लगेगा कि इतना जल्दी विचलित हो जाता है। विचलित इसलिए नहीं हो रहा तो जिन जिन घटनाओं का आप उल्लेख कर रहे हैं उन घटनाओं में कांग्रेस के नेताओं का हाथ निकला। हाँ, और अगर वो बाय द वे नहीं निकलता, अगर कांग्रेस के नेताओं का हाथ निकला तो उस पर कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन भाजपा के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि जवाबदार मंत्री, दो मंत्री ने 3 मंत्री ये बयान देते हैं कि अंबिकापुर शहर के पेरीफेरी में रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं। अरे भाई, उनको पकड़ के सामने लाओ। किसके डर से आप उनको नहीं लेके आ रहे हो? आप ट्वीट कर रहे हो, और ट्वीट में जब उनका नाम आप लेके आ रहे हो तो बताइए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है कि आप उनको पकड़ के सामने नहीं ला रहे हो? क्या कन्फ्यूजन है ये? अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जो आपने कहा था पंचायत ग्रामीण के बारे में। पंचायत ग्रामीण और नगरीय निकाय में, हम जो नगरीय निकाय में हमने 10 साल जो काम किया है, हमारा वही पूंजी, हमारे जो महापौर का जो वर्किंग स्टाइल है, हमने जो 10 साल में काम करके दिया है, लोगों को जो हमने एक निर्माण और उनकी व्यवस्था दी है, उनके आधार पर हम वोट मांगने जा रहे हैं। और कहीं भी आज हम लोग ऐसा स्थिति नहीं है कि हम दिक्कत या परेशानी में हैं। आज हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे आगे बढ़ रहे हैं। रह गया पंचायत ग्रामीण की बात, 14 महीने के विकास कार्य जो भाजपा की रही है, अभी ये कह रहे हैं सारे चीज़ों को कि मैं जाऊंगा, तो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इनका विरोध है। अभी तो लोग ये पूछ रहे हैं, आपके भी जानकारी में डाल रहा हूँ, आप जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, शायद आपकी जानकारी में ना हो, कि एक बड़ी रकम हमने बहुत मेहनत करके 7 करोड़ 50 लाख रुपए लाए थे। आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने, ठीक। और उसमें स्ट्रीट लाइट लगना था, उसमें खंभे तार लगने थे आंतरिक विद्युतीकरण के लिए। जैसे जिस जिला पंचायत क्षेत्र से अभी आप लड़ रहे हैं, जो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है अभी, आप नहीं, मतलब कैंडिडेट जो भी आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो सब लोग एक सवाल पूछेंगे कि भैया वो आंतरिक विद्युतीकरण का पैसा तो निकल गया लेकिन काम नहीं हुआ है। इन सब विषयों को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं। और इन विषयों के साथ में आपने तो विकास कार्य के लिए किस पंचायत में कितना लाख दिया है तो आप बताएंगे। मुझे जानकारी है कि हम लोगों ने उतना कर सके जितना हमको करना था। 2 साल कोरोना का दौर था, उसमें कुछ कामें नहीं हो पाई। आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस अपने जो 5 साल का कार्यकाल है उसके दम पे नगरीय जिला पंचायत क्षेत्रों में, और 10 साल में जो हमने काम किया उसके दम पे हम शहर में आप वोट मांगेंगे। और 15 तारीख को और 17 तारीख की रात को एक, मुझे लगता है कि संतोषप्रद हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 5 सालों का काम है और 10 साल नगर निगम में जिन्होंने काम किया है उसके दम पर फिर से सरकार बनाएंगे जिला पंचायत में, नगर निगम में, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार, जब केंद्र का चुनाव था तो भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। राज्य की सरकार का जब चुनाव चल रहा था तब भी इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। अभी पंचायतों का और नगर निगम के भी चुनाव चल रहे हैं, इसमें भी इन्होंने ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनके दावों की पोल परिणाम के साथ खुल जाएगी। ईवीएम हैक कर लिया गया है और इस प्रकार के जो इनके रटे रटाए और बार बार के जो उत्तर हैं
उन उत्तरों से इनको बाहर आना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा और ये देखना ही होगा कि हम किस तरीके से अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। जनता हमको स्वीकार करना शुरू करे। जिस प्रकार से देश को आगे चलाने के लिए अच्छा रास्ता बताने के लिए एक अच्छी सरकार की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से सरकार पर अंकुश लगाने के लिए और उस पर उसको सही रास्ता बताने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में अपने अंतर मन को टटोल करके और बेहतर एक विकल्प बनने का प्रयास करें। ये बार बार के झूठ, बार बार का आरोप, इन सब से बात जाना चाहिए और आने वाले समय में कांग्रेस को एक अच्छे और सशक्त रास्ते पर लेकर के चले। हम सब की भलाई इसी में है, देश की भलाई इसी में। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 5 सालों में ज़िले में उन्होंने जो काम किया है, उनकी सरकार ने जो काम किया है, उसे लेकर लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया और साथ ही साथ नगर निगम क्षेत्रों में 10 सालों में जो काम हुआ उसे वो बताएंगे और उसके दम पर ही वोट मांगेंगे। यह जो सिलसिला है खबरी पंचायत का आगे भी जारी रहेगा। अभी तक के लिए इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार। धन्यवाद भैया।